नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी सरकार अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर बुरी तरह से फंस चुकी है? क्या मोदी सरकार ने आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला किया है? क्या वास्तविकता में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, इसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी बातें रखने वाला हूं वो इससे पहले, क्योंकि डाटा तो आपने बहुत सारे देख लिए होंगे कि इस कंपनी ने इतना दिया, उसके बाद चंदा दिया, फलाना दिया, ये हुआ वो हुआ। मैं जो बातें रखने वाला हूं आपके सामने वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं और आपको जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि ये नियम निकलती है। और इस नियम को अगर आप समझ गए ना, आप सबको समझ जाएंगे कि वास्तविकता में सरकार चाहती क्या है, क्या करने का प्लान है, और सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आई, क्या मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाने का प्रयास नहीं किया? किसी मंत्री ने इस बारे में नहीं सोचा कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये जो चीज हम लेकर आ रहे हैं, ये एक असंवैधानिक चीज है, ये गलत चीज है? क्या किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा? अगर किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा तो फिर ये व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है। इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। और हाँ, ये अनपढ़ों के ही लक्षण है। आप देख लीजिए, आप अगर किसी भी बच्चे से पूछेंगे जिसकी एज 15 साल या 20 साल है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भैया 1000 रुपए के नोट से ज्यादा ब्लैक मनी बढ़ती है या 2000 रुपए के नोट से ज्यादा ब्लैक मनी बढ़ती है, भ्रष्टाचार किस नोट से ज्यादा होगा, तो हर व्यक्ति बोलेगा भैया 2000 के नोट से ज्यादा होगा। एक बच्चा भी बता देगा। लेकिन इस बात को समझने में इनको महीने निकल जाते हैं कि ये नोटबंदी करते हैं और 2000 का नोट लेकर आते हैं, 1000 के नोट को बंद करके, और उस 2000 के नोट से भ्रष्टाचार और भी तेजी से बढ़ता है और फिर ये 2000 के नोट को वापस ले लेते हैं। सेम इसी तरह 4 काले कानून लेकर आते हैं, 700 से ज्यादा किसान मर जाते हैं काले कानून को वापस लेते लेते, और आखिरकार इनको अपना कानून वापस लेना पड़ता है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इकोनॉमी को नुकसान देखने को मिला। नोटबंदी से इकोनॉमी की कमर टूट गई और आखिर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला इंडिया के लोगों को। और महंगाई कितनी तेजी से बढ़ चुकी है आप अच्छे से जानते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको मैंने पहले भी कहा कि ये निर्णय तो फटाफट ले लेते कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे, इस पर हमने एजुकेशन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उस पर ये विचार ही नहीं करता। अब जब मैं असंवैधानिकता की बात करता हूं तो यहां पर एक पॉइंट और निकल कर, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आपको अच्छे से पता है। अब अगर आप YouTube पर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त वाले चैनल हैं जिन्होंने गलत आंकड़ा प्रदर्शित किया है अपनी वीडियोस के अंदर। वो ऐसे चैनल हैं जिनके 2-2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो कह रहे हैं 10 लाख करोड़ का खर्चा हो जाएगा, और ये न्यूज पूरी तरह से, या आंकड़ा पूरी तरह से फर्जी। अब आप सोचकर देखिए कितने बड़े स्केल पर फार्मर्स को, कितने बड़े स्केल पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है इन यूट्यूबर्स के द्वारा। अब यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर इन वीडियोस का अगर आप देखोगे इन लोगों की, तो आपने देखोगे ये कहना कि इनके पास चाइना से भी पैसा आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि जॉर्ज सोरोस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंड नहीं कर सकता, क्योंकि कानून तो यही लेकर आया गया था ना कि भैया इसमें किसी का नाम उजागर नहीं होगा, नाम नहीं आएगा सामने, तो भैया जॉर्ज सोरोस फंड कर सकता है। तो क्या मोदी सरकार ये जानना नहीं चाहती कि आखिर में कांग्रेस को फंड कौन कर रहा है? वास्तविकता में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक असंवैधानिक चीज है। क्या ये यूट्यूबर जानना नहीं चाहेंगे कि भैया जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है या नहीं कर रहा? लेकिन वास्तविकता में एक प्रोपेगेंडा है जो कि केवल कुछ चीजों पर ही लगाया जाता है जॉर्ज सोरोस के नाम पर, ताकि जनता को बहकाया और फुसलाया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप कहेंगे भैया इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या गलत है इसके अंदर, असंवैधानिकता की ऐसी कौन सी चीज निकल कर आती है? यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको समझाता हूं। पहला है चंदा लेकर धंधा देना। ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है हमारे इंडिया के लिए। अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आप कहेंगे भैया बिजनेस के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ना चाहता है, उसमें वो घूस खिलाता है, ये करता है, वो करता है, ये पार्ट है बिजनेस का। ये बिजनेस का पार्ट नहीं है सर, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका एग्जांपल से प्रूव कर देता हूं। 4 कंपनियां जो चारों ब्रिज का निर्माण करती है, बड़े बड़े रोड्स का, इनका निर्माण करती है। एक जो चौथी कंपनीज है वो सबसे अच्छी कंपनीज है, वो टाइम पर अपना काम करती है, उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, सब कुछ उस कंपनी में अच्छा है, अच्छा माल मटेरियल यूज करती है, और उसके बनाए हुए ब्रिज सालों तक चलते हैं। अब जो मैंने चौथी कंपनी की जितनी भी अच्छी चीजें बताई, वो पहली कंपनी में सारा उल्टा है। लेकिन पहली कंपनी चंदा दे रही है सर, लेकिन पहली कंपनी चंदा दे रही है, और चंदा देकर अगर उसको धंधा मिल रहा है तो वो देश के लिए क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इससे होगा क्या, अगर कोई प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का है तो वो उसको डिले करवाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचा जाएगी, तो इससे 50,000 करोड़ का नुकसान होगा देश के लोगों का जो टैक्स भर रहे हैं। पहला। दूसरा, वो लो मटेरियल के सारी चीजें यूज करेगी, तो इससे होगा ब्रिज की जो लाइफ साइकिल है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर किसी आंधी भूकंप में किसी और चीज से अगर वो ब्रिज गिर जाता है तो सैकड़ों लोगों की जो मौत होगी उसकी गारंटी क्या सरकार ले सकती है? नहीं ले सकती। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए या शॉर्ट टर्म में देखा जाए, शॉर्ट टर्म में लोगों की मौत होगी और लॉन्ग टर्म में हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे एक ब्रिज के टूटने। तो यहां चंदा लेकर धंधा देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धंधा ऐसी कंपनी को दो जो वास्तविकता में डिजर्व करती है, वास्तविकता में अच्छा काम कर रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भैया यहां पर जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का जो यूज किया जा रहा है, अब अगर आप आंकड़े देखेंगे, जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनमें क्या
अब बताया जा रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा पड़ता है और उसके बाद ये बॉन्ड लेते हैं। अब अगर ये एक बार होता तो इसको इत्तेफाक माना जा सकता था, लेकिन ये बार बार होता जा रहा है। कितनी सारी कंपनियां निकल कर आ रही, आपने देखा है कितनी सारी कंपनियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। ये बार बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये कि क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता होगा कि भैया इनके पास इनकम, इनके पास ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इसके बाद ये भी एक इत्तेफाक है क्या कि सरकार को इस बारे में पता ही नहीं है कि जहां से पैसा आ रहा है उन पर इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े हुए हैं। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि किसका पैसा किसके पास गया है, क्योंकि वो जो नंबर है, जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जिसकी बात किया जा रहा है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात अच्छे से पता है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत कम चंदा मिला है और टीएमसी को बहुत कम चंदा मिला है। एक एक आदमी ने 1200 करोड़ का चंदा, और चूंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है तो ऑटोमेटिक ये सारी व्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। दूसरा, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई और जितनी भी पार्टी हो, वो ना तो कोई धंधा दे सकती है, ना वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है किसी कंपनी के साथ, ना उसको बता सकती है, क्योंकि उसके पास तो पता भी नहीं है कि किसका पैसा किसके पास गया, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है। वो सारा डाटा तो सरकार या एसबीआई के पास है, तो वो कुछ कर नहीं सकती। यहां पर सारा खेल जो किया है वो मेन सरकार ने किया। तो यहां पर सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि अगर ऐसा है कि सीबीआई इनकम टैक्स जांच करे तो उसके बाद उनको चंदा दिया गया और चंदा मिलने के बाद उनकी फाइलों को रफा दफा कर दिया गया, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है कि आपने चंदा लिया और चंदा लेकर आपने उनकी फाइलों को दबा दिया, खत्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और अगर इस पर निष्पक्षता से जांच की जाती है तो मुझे पूरी संभावना है कि इसमें गिल्टी पाई जाएगी। अब कौन गिल्टी पाई जाएगी वो आप समझ सकते। अब एक आखिरी पॉइंट जो आप मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कहने वाले को, तो उस पार्टी के पक्ष में हो, उस पार्टी के पक्ष में। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं सर, तो मैं भैया किसी के पक्ष में नहीं हूं। और मैं क्यों नहीं हूं, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जिनके पास भी अब जितना भी पैसा बचा है, बीजेपी के पास चाहे इतना पैसा हो, कांग्रेस के सारा पैसा ले लिया जाए और सभी के लोगों के अकाउंट के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो एक असंवैधानिक चीज है इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है तो उससे आया हुआ पैसा भी असंवैधानिक है, तो मेरे हिसाब से उसका यूज लेना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को सारा पैसा बांट दीजिए, किसी गौशाला में दे दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। अगर आज सरकार कोई दूसरी होती तो भी मैं वीडियो बनाता हूं, तीसरी होती तो भी मैं वीडियो बनाता। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों ये घोटाला है, क्यों इसे घोटाला करार दिया जा रहा है, क्यों ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड जो कह रहे हैं कि सरकार हम इसको ब्लैक मनी कम करने के लिए लेकर आए थे, वास्तविकता में भ्रष्टाचार का सबसे उच्चतम स्तर पर चला जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वास्तविकता में इलेक्टोरल बॉन्ड खतरा है मेरी दृष्टि से। तो आपको क्या लगता है वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। और ये वीडियो और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।